हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो हम पिछले वीडियो में रिलेशन जो चैप्टर 4 है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके कुछ पॉइंटों पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज पुनः वैश्वीकरण के संबंध में, वैश्वीकरण के शब्द पे आते हैं। वैश्वीकरण आखिर में होता क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि जब विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक वैश्वीकरण क्या करता है? विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करता है। यानी कि जब इन देशों के बीच राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध स्थापित होता है तो वो वैश्वीकरण में आता है। वैश्वीकरण क्या करता है? व्यापार को, उत्पादन का एकीकरण करता है। बाजार या उत्पादन का क्या करता है? एकीकरण करता है। वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है कि दुनिया के देश आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। तो ये जो इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है? देखिए, कुछ दशकों से क्या हुआ है, कुछ दशकों से अधिकांश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने क्या किया? विश्व में उन स्थानों की तलाश की। यानी कि अधिकांश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने विश्व में वे उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जहां पे उन्हें क्या सस्ता, जहां पे उत्पादन के लिए सस्ता जगह उन्हें उपलब्ध है। यानी उत्पादन के लिए जो सस्ता जगह है उन स्थानों की वे क्या करती हैं? तलाश करती हैं। और फिर वहां पे वे क्या करती हैं? वहां पे वे निवेश में वृद्धि करती हैं, अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में निवेश में वृद्धि करती हैं। और इसके साथ साथ वे क्या करती हैं? विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि करती हैं। वे उन स्थानों की तलाश करती हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उन स्थानों की तलाश करती हैं जहां पे सस्ता श्रम, सस्ता उत्पादन उपलब्ध हो, उत्पादन सस्ता हो और उत्पादन के लिए सस्ते श्रम मिले या सस्ते सामान मिले या अन्य चीजें। इसके अलावा निवेश में वो क्या करती है? उन क्षेत्रों में निवेश में काफी तेजी से वृद्धि करती हैं और विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि करती हैं। यानी कि विदेश व्यापार में भी वे काफी मात्रा में अधिक पैसा खर्च करती हैं और विदेश व्यापार में भी ज्यादा पैसा लगाती हैं। ज्यादा देशों में उसे क्या करती हैं? आयात निर्यात करते हैं। तो इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वे क्रियाकलाप में वस्तुओं का बड़े पैमाने पर क्या करती हैं? व्यापार करती हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एक भारत का जो फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कार बनाने वाला जो कार का संयंत्र है, फोर्ड फोर्ड मोटर कार का जो संयंत्र है वो क्या करता है? अपने देश के लिए ही कार नहीं बनाता है। जो फोर्ड मोटर कार है संयंत्र, वो सिर्फ अपने देश के लिए कार नहीं बनाता बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी कार बनाता है। और इसके साथ साथ वे विश्व में जहां जहां उसकी कंपनियां हैं, जहां जहां उसकी फैक्ट्रियां हैं, उनको कार का जो पुर्जा होता है उनका क्या करता है? निर्यात करता है। उन क्षेत्रों में भी वो क्या करता है? भारत का जो फोर्ड मोटर कार है वो उन क्षेत्रों में भी क्या करता है? एक तो कार बनाता है, और कार सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बनाता बल्कि अन्य जो विकासशील देश है उनके लिए भी बनाता है। और विश्व में जहां जहां इनकी फैक्ट्रियां हैं फोर्ड की, वहां पे क्या करता है? कार का जो पुर्जा होता है उसका निर्यात करता है। तो मतलब यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का जो क्रियाकलाप है वो क्या है? वस्तु सेवा जो है वो बड़े पैमाने पे व्यापार किया जाता है। मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो क्या होता है? बड़े पैमाने पे व्यापार किया जाता है। इसका मुख्य मकसद ही क्या होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य मकसद होता है बड़े क्षेत्र में बड़े मात्रा में व्यापार करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इनके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि कैसे कैसे ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कौन कौन से नीतियां अपनाती हैं। जैसे कि ये स्थानीय स्थानीय कंपनियों के साथ मिलकर कभी कभी काम करती हैं, कभी कभी ज्यादा पैसा होने के उनके पास पैसा ज्यादा होता है तो इन कंपनियों को खरीद भी लेती है। तो लाभ कमाने के लिए कंपनियां जो होती हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे अधिक से अधिक क्या करती हैं? लाभ कमाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाती हैं। अब देखिए, जो अधिक विदेशी व्यापार है, अधिक विदेशी व्यापार और अधिक निवेश के परिणाम स्वरूप क्या होता है? विभिन्न देशों के बाजारों तथा उत्पादन में एकीकरण होता है। अधिक उत्पादन और अधिक निवेश से, अधिक विदेशी व्यापार, अधिक निवेश से क्या होता है? विभिन्न देशों के जो बाजार हैं उसमें उत्पादन एकीकरण होता है। यानी कि ज्यादा पैसा लगाएंगे और ज्यादा विदेशी व्यापार करेंगे तो उससे क्या होता है? विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण उपलब्ध होता है। परस्पर क्या होता है? संबंध तथा तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है। और इसके साथ क्या होता है कि
परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है, यही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण का मतलब जब इन दो देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध स्थापित होता है और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि बाजार में आपस में मिलजुल कर जब आयात निर्यात होने लगता है तो वही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वे वैश्वीकरण में क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कंपनियां एक तो स्थानीय कंपनियां होती हैं और एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, वैश्वीकरण में ज्यादा भूमिका निभाती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब विभिन्न देशों में क्या होता है, विभिन्न देशों में अधिक से अधिक वस्तुओं, सेवाओं और निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। जब वैश्वीकरण के द्वारा क्या होता है, जब विदेशी व्यापार हो रहा होता है, यानी कि एक देश दूसरे देश से व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पे वस्तुओं का उत्पादन हो गया, निवेश हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, सेवा हो गया, इन सबका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन कुछ वर्षों में क्या हुआ है, देश जो कुछ वर्ष हैं, कुछ वर्षों में देश अधिक संपर्क में आए हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि 21वीं सदी के दौरान क्या हुआ है, ये आदान प्रदान ज्यादा बढ़ गया है। यानी कि एक देश का व्यापार, जैसे भारत का संबंध में उदाहरण लीजिए कि भारत विभिन्न देशों के साथ व्यापार करता है। पहले इतना व्यापार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ दशकों में, हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में ये व्यापार बढ़ा है, विभिन्न देशों के साथ भारी मात्रा में व्यापार होता है। तो कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि जो विभिन्न देश हम आपस में और काफी निकट आए हैं, काफी नजदीक आए हैं। अब जो वस्तुओं और सेवाओं के अलावा निवेश और जो प्रौद्योगिकी है, वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी है, इसमें इसके अतिरिक्त भी क्या हो सकता है कि देशों को जोड़ने का और माध्यम है, यानी कि सिर्फ वस्तु, सेवा, निवेश और प्रौद्योगिकी, यही सिर्फ चार ऐसे नहीं है कि जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ते हैं, इसके अलावा भी एक और माध्यम है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और प्रौद्योगिकी तो एक देश से दूसरे देश को जोड़ती हैं। इसके अलावा एक और माध्यम है जो इन देशों को आपस में जोड़ता है, वो क्या है, लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन। एक और चीज एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है, वो क्या है, लोगों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन। यानी कि जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वो देश क्या होते हैं, आपस में निकटतम संबंध स्थापित होता है। अब लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं, ऐसा लोग हम कह सकते हैं कि अधिक आय प्राप्त करने के लिए, रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए या शिक्षा हासिल करने के लिए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कि अब भारत के मामले में ले लीजिए कि भारत के बहुत सारे लोग, हम सभी जानते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, वे उनके बच्चे कहीं, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई जापान में पढ़ रहा है, कोई ब्रिटेन में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। तो पैसा होने पे वे अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विदेशों में भेजते हैं। अब जो शिक्षा हासिल कर चुका है वो अगर सक्षम है तो वो विदेश में नौकरी करने का उत्सुक होता है, क्योंकि भारत से ज्यादा पैसा विदेशों में मिलेगा, नौकरी पाने पे भारत से ज्यादा पैसा विदेशों में मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी। तो लोग अच्छे अवसर की तलाश में एक देश से दूसरे देशों में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध स्थापित होता है। जैसे कि अगर भारत के लोग अमेरिका में जा रहे हैं या तो व्यापार करने के उद्देश्य से, या पढ़ने के उद्देश्य से, या रोजगार करने के उद्देश्य से, अमेरिका से संबंधित लोग या जापान के लोग भारत आ रहे हैं, श्रीलंका के लोग भारत आ रहे हैं, म्यांमार के लोग भारत आ रहे हैं, तो उन देशों के बीच क्या होगा कि निकट संबंध स्थापित होगा, मित्रता का संबंध स्थापित होगा। तो ये वैश्वीकरण से संबंधित, यही क्या है, वैश्वीकरण इसी से संबंधित होता है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि विभिन्न प्रतिबंधों के कारण कुछ देशों ने क्या किया है, कुछ देशों पे प्रतिबंध लगाया है। तो विभिन्न प्रतिबंधों के कारण क्या हुआ है, जो आवागमन में वृद्धि होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। यानी कि जितना एक देश से दूसरे देश में आवागमन होना चाहिए उतना हो नहीं पाया। ऐसा इसलिए हुआ है कि कुछ देशों ने क्या किया कि एक निश्चित देश वालों पर प्रतिबंध लगा दिया, कुछ देशों पे प्रतिबंध लगा दिया कि ये देश के नागरिक हमारे देश में नहीं आ सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तानी लोग इजराइल नहीं जा सकते हैं, इजराइल ने पाकिस्तानियों पे प्रतिबंध लगा दिया।
तो इस तरह से बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगाया है, जिससे जो आवागमन का पहले साधन था, आवागमन का माध्यम था एक देश से दूसरे देश को निकट लाने का, वो क्या, वो धूमिल होता रहा है, उसकी वृद्धि जो है वो कम होती रही है। तो ये सब अगर, तो ये वैश्वीकरण का मतलब यही है कि एक देश दूसरे संबंध, एक देश से दूसरे देशों के बीच संबंध स्थापित होता है। वो कई रूप में हो सकता है, व्यापार के माध्यम से हो सकता है, और आर्थिक माध्यम यानी व्यापार के माध्यम, सांस्कृतिक राजनीतिक माध्यम से भी हो सकता है, और आवागमन से भी हो सकता है, यानी कि एक देश के व्यक्ति जब दूसरे देश में जाते हैं तो उससे भी संबंध स्थापित होता है और वो वैश्वीकरण से संबंधित वो होता है। तो ये था वैश्वीकरण। यानी कि वैश्वीकरण में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि एकीकरण स्थापित होता है। क्या होता है, परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का मतलब परस्पर संबंध यानी कि संबंध स्थापित होता है और एकीकरण, तीव्र एकीकरण होता है, तो वही क्या होता है, वैश्वीकरण। अब अगला जो पॉइंट है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। अगला जो पॉइंट है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। यानी कि वे कौन से कारक हैं जो वैश्वीकरण को क्या करते हैं, संभव बनाते हैं। किन कारकों से वैश्वीकरण क्या होता है, संभव बनता है। तो अब देखिए प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने क्या किया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकीकरण का विकास हुआ है वैसे वैसे क्या हुआ है कि वैश्वीकरण का भी विकास हुआ है। यानी कि वैश्वीकरण का हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का जो विकास हुआ है उसमें प्रौद्योगिकीकरण का मुख्य भूमिका रहा है। अगर प्रौद्योगिकीकरण नहीं हुआ होता, प्रौद्योगिकी में वृद्धि नहीं हुआ होता, तो वैश्वीकरण का भी विकास नहीं हो पाता। जैसे कि हम मान सकते हैं कि जैसे कुछ वर्षों में क्या हुआ है, जो परिवहन प्रौद्योगिकी है उसका अधिक से अधिक विकास हुआ है। किसका, परिवहन, कुछ 20 वर्षों, 40 वर्षों या 50 वर्षों में कह रहे हैं कि परिवहन प्रौद्योगिकीकरण का विकास हुआ है। अब परिवहन प्रौद्योगिकीकरण का हाल के कुछ वर्षों में विकास हुआ। परिवहन प्रौद्योगिकीकरण का मतलब हो गया जैसे कि जो परिवहन है, यानी कि ट्रक हो गए, बस हो गए, कार हो गया, ये रेलगाड़ी, ये सब परिवहन में आते हैं। तो अब परिवहन प्रौद्योगिकीकरण का जो विकास हुआ है इसने वैश्वीकरण में एक ऐसे योगदान दिया है कि हम सभी को मालूम है कि परिवहन जो है, जैसे ट्रक है, अब ट्रक से हमें कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो, जब परिवहन का विकास नहीं था तो हमें सामान ले जाने के लिए हम किस पे निर्भर करते थे, हम ठेले पे निर्भर करते थे, जो ये बैल से बैलगाड़ी होता है, ऊंटगाड़ी होता है, इस पे हम निर्भर करते थे। लेकिन जब से परिवहन का विकास हो गया तो अब हमें अगर कोई सामान जैसे कि खाद्यान्न ही एक स्थान से दूसरे स्थान से मंगाना हो, तो हम लंबी यात्रा के द्वारा, लंबा दूरी हो, तब भी हम ट्रक के द्वारा हम खाद्यान्न को क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि जयपुर से उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचाना हो, तो हम ट्रक के माध्यम से खाद्यान्नों को, चावल गेहूं कुछ भी हो, तो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें टाइम भी कम लगता है, टाइम की बचत होती है, और इसके साथ साथ जो खर्च आता है वो भी कम आता है। तो ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है, परिवहन प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव हुआ है। इसने भी वैश्वीकरण में योगदान दिया है, क्योंकि परिवहन में अब हवाई जहाज भी आ सकता है, जलयान भी आ सकता है, रेलगाड़ी भी आ सकता है। इन सभी ने विदेशी व्यापार में परिवहनों ने भी भूमिका निभाई है। चाहे हम कि जलयान के द्वारा, बड़ी पानी वाली जहाजें होती है, जो जलयान होता है, उनके द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है। तो परिवहन प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण का विकास किया है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इससे भी अधिक जो उल्लेखनीय रही है वो क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। किसने, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने भी क्या किया है, अपना बहुत ही अधिक योगदान दिया। किसमें, वैश्वीकरण में। देखिए वर्तमान में जो दूर संचार है या कंप्यूटर है या इंटरनेट के, इन क्षेत्रों में क्या किया है, प्रौद्योगिकीकरण ने तीव्र परिवर्तन किए हैं। इन्होंने क्या किया है, जो दूर संचार हो गया, कंप्यूटर हो गया या इंटरनेट हो गया, इसके क्षेत्र में प्रौद्योगिकीकरण का तीव्र परिवर्तन हुआ है। जैसे कि दूर संचार में अब क्या क्या आते हैं, दूर संचार सुविधाओं में हम कह सकते हैं टेलीग्राफ आता है, टेलीफोन आता है, मोबाइल आता है,
फैक्स आता है। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं? टेलीग्राफ, मोबाइल टेलीफोन और फैक्स का प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने सूचनाओं को भेजने के लिए, कोई वार्तालाप हो, कोई बात हो, तो हम क्या तुरंत हम एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में हम बात कर लेते हैं। यानी कि कोई भी सूचना भेजना होता है तो हम क्या इन इन संचार के माध्यमों से अपनी सूचना भेज देते हैं। कोई व्यापार से संबंधित मामला है या कोई अन्य मामले हैं तो हम क्या करते हैं, हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज देते हैं। अब ये जो सूचनाएं, जो सूचना एवं संचार जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, किसके द्वारा हुआ है? सूचना उपग्रह के द्वारा सुगम हुआ है। किसके द्वारा? ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? सूचना जो उपग्रह होते हैं, जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उसके द्वारा सूचना एवं संचार का विकास हुआ है। अगर सूचना एवं संचार का विकास है, जैसे कि परिवहन का विकास अगर न हो तो हम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा नहीं पाएंगे, तो टाइम जाया होगा और खर्च भी ज्यादा आएगा। इस तरह से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने क्या किया है, एक देश से दूसरे देश को सुगम बना दिया। बात करने के लिए कोई सूचना भेजना हो तो वो क्या कर दिया है, सुगम बना दिया। यानी कि कोई भी सूचना, आंकड़े, ये इनके द्वारा क्या किया गया है, वो सरल बना दिया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में होता है। हम सभी जानते हैं कि इसी में कंप्यूटर भी आता है ना सूचना प्रौद्योगिकी में। तो कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो सब कंप्यूटर जो है वो हमारे जीवन से जुड़ गया है। कंप्यूटर क्या है, हमारे जीवन से जुड़ गया है, या विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से इंटरनेट है, इंटरनेट भी हमसे जुड़ गया है। इंटरनेट का उपयोग अब लगभग हम कह सकते हैं कि सभी लोग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, व्यापारी करते हैं और विभिन्न कार्यों में लगे हुए लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट क्या करता है? अब इंटरनेट हमारे लिए क्या काम करता है कि हम कोई भी समस्या को सुलझाना हो तो इंटरनेट के माध्यम से हम उस समस्या को सुलझा लेते हैं। यानी कि कोई भी हमें प्रश्न, कोई भी कुछ पूछना हो, कुछ भी सर्च करना हो, कोई भी चीज खोजना हो, तो हम क्या कंप्यूटर में मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उससे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसका जवाब हमें मिल जाता है। तो कंप्यूटर ने, सूचना प्रौद्योगिकी ने, टेलीफोन ने या फैक्स ने, इन चीजों ने हमारी सूचनाओं को भेजा, पहुंचाया। और कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने क्या किया, हमारे लिए बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया। कोई भी चीज हमें खोज करना होता है, सर्च करना होता है, तो इनके माध्यम से हम कर लेते हैं। इसके अलावा ईमेल से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल हम भेज देते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम क्या करते हैं, ईमेल भेज देते हैं। यानी कि सूचना, ईमेल भी एक सूचना होती है जिसे तुरंत भेजा जाता है, तीव्र गति से भेजा जाता है। इसके अलावा वॉइस कॉल की भी सुविधा मिलती है। एक तो हम फोन से करते हैं, टेलीफोन से या मोबाइल फोन से वॉइस कॉल करते हैं तो विदेशों में ये महंगा होता है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से वही वॉइस कॉल करते हैं तो वो सस्ता होता है। तो इंटरनेट ने, कंप्यूटर ने और सूचना एवं संचार ने, यहाँ तक कि परिवहन ने भी, इन सभी ने मिलकर क्या किया है, वैश्वीकरण को संभव बना दिया है। अगर ये सभी नहीं होती तो हो सकता है वैश्वीकरण का उतना विकास नहीं हो पाता। हम एक देश से दूसरे देश में जब सूचनाओं को भेज नहीं पाते तो हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं सामने आती, लेकिन इन्होंने क्या किया, उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया, जिसके कारण वैश्वीकरण का तीव्र गति से विकास हो रहा है। वैश्वीकरण ने काफी तेज गति से विकास किया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आई होप ये वैश्वीकरण आपको समझ में आया होगा। वैश्वीकरण का जो विकास हुआ है वो किनकी मदद से हुआ है, परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार ने वैश्वीकरण के, हम कह सकते हैं, विस्तार में, विकास में बहुत ही अधिक योगदान दिया है। अब अगला जो पॉइंट है वो है विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। देखिए, जैसा कि हम सभी को मालूम है
कि भारत क्या करता है, भारत जो है चीन से खिलौने का आयात करता है। ऐसा भारत क्यों करता है? भारत जो है जितने भी हमारे बाजार में खिलौने आते हैं वो सभी खिलौने कहाँ के होते हैं? चीन के। तो भारत क्या करता है, भारत चीन से खिलौनों का आयात करता है, खरीदता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी खिलौने जो होते हैं, चाइनीज खिलौने, वे सस्ते होते हैं। अब मान लीजिए कि भारत सरकार ने उन खिलौनों के आयात पर क्या लगा दिया? कर लगा दिया। मान लीजिए उन खिलौनों जो भारत खरीदता आयात करता है, जो भारत के व्यापारी आयात करते हैं, उस पर क्या लगाया गया? आयात कर लगा दिया गया। तो अब क्या होगा? अब जो भी आयातित खिलौने होंगे, जो भी व्यापारी उन खिलौनों को आयात करके लाएंगे, उन्हें क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने कर लगा दिया। अब क्या होगा? जब उन्हें कर देना पड़ेगा तो वे जो सामान को आयात करेंगी, जो खिलौनों को आयात करेंगी, उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। पहले वे सस्ते दामों पे आयात करते थे, अब क्योंकि उन्हें कर भी देना है तो जो लागत मूल्य प्लस कर है उसको लेके जो आयात का शुल्क है, यानी कि आयात शुल्क एक तो देना पड़ रहा है और जो प्राइस था वो तो देना ही पड़ेगा, जिससे उसका जो कीमत है उस खिलौने का बढ़ जाएगा। अब वे क्या करेंगे? जब बढ़ जाएगा तो वे भी खिलौनों को महंगे दामों पे बेचेंगे। तो बाजार में क्या होगा कि बाजार में वे खिलौने जो पहले सस्ते थे वे अब महंगे हो जाएंगे। जब महंगे हो जाएंगे तो हो सकता है कि उसको ना कोई खरीदे, महंगे हो जाएंगे उसको ना कोई खरीदे। धीरे धीरे क्या होगा कि भारत के बाजार से वे खिलौने धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब खिलौना महंगा हो गया तो कोई महंगा खिलौना खरीदेगा नहीं, सस्ता ही खिलौना खरीदेगा। तो ऐसे में अवसर होगा भारतीय कंपनियों के पास कि वे अपना खिलौना बाजार में ज्यादा मात्रा में बेचे और लाभ कमाएं। तो ये है एक ये नियम होता है कि जब सरकार को लगता है कि विदेशी जो सामान है उसको नियंत्रित करना है, भारत के बाजार में आने से रोकना है, कम करना है, तो ये क्या करती हैं? आयात शुल्क लगा देती हैं या आयात शुल्क बढ़ा देती हैं। ऐसा करने से जो विदेशी आयातित वस्तुएं होती हैं वो बाजार में कम आती हैं, क्योंकि उसको कोई खरीदने वाला नहीं होता। वो महंगी जब खरीदने आयात करने पे जो महंगी दामों पे आयात किया जाएगा, महंगा उसका दाम हो जाएगा शुल्क के साथ, आयात शुल्क के साथ, कर के साथ, तो उसे कोई खरीदता नहीं है। बाजार में भी वो कम दिखाई देता है, धीरे धीरे बाजार से गायब हो जाता है। देखिए आयात पर कर जो होता है, आयात पर कर व्यापक अवरोध का एक क्या है? उदाहरण है। इसे अवरोधक क्यों कहते हैं? अवरोधक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रतिबंध लगाता है। अवरोधक का मतलब रोकना, तो ये अवरोधक इसे इसलिए कहा जाता है, जब सरकार कर लगाती है, आयात कर लगाती है, तो इसे अवरोधक कहा जाता है। अवरोधक का मतलब इसके अवरोधक इसलिए कहा जाता है, अवरोधक। इसे अवरोधक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नियंत्रित करता है, यह प्रतिबंध लगाता है कि आयातित जो वस्तुएं हैं उससे प्रतिबंध लगा देता है। जब आयात शुल्क लग जाता है तो समझ लीजिए एक तरह से वह प्रतिबंध लग जाता है। अब सरकार जो होती है व्यापार अवरोधक का प्रयोग कटौती के रूप में करती है। सरकार अवरोधक का उपयोग क्यों करती है? कि व्यापार में कटौती करने के लिए, विदेशी व्यापार में कटौती करने के लिए, और ये निश्चित करने के लिए कि कितने वस्तुओं का आयात किया जाए, कितने वस्तुओं की नहीं, यानी कि वस्तुओं की मात्रा को भी निश्चित करने के लिए सरकार क्या करती है? अवरोधक का इस्तेमाल करती है। अवरोधक का मतलब मैंने पहले बताया कि जब आयात कर लग जाता है तो उसे हम अवरोधक कह सकते हैं, क्योंकि कर का मतलब ये होता है कि प्रतिबंध लगाना। तो सरकार प्रतिबंध क्यों लगाती है? विदेशी जो वस्तुएं होती हैं उसकी कटौती करने के लिए, ज्यादा वस्तुएं भारत के बाजार में न आए, यानी कि उस देश के बाजार में न जाए, इसके लिए, और वस्तुओं की कितनी मात्रा का आयात करना, इन सभी को निश्चित करने के लिए सरकार क्या करती है? अवरोधक का उपयोग करती है। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी तथा निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, विदेशी व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्र देश स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि 1950-60 के में क्या हुआ? 1950 और 60 के दशक में भारतीय उद्योगों का उदय हो रहा था। कब? 1950-60 में। आप सभी को मालूम है जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ तो उससे पहले अंग्रेजों ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया, पूर्ण रूप से जितना भी रोजगार था, व्यापार था, सब ठप हो गया था, सब लगभग तबाह हो गया था, समाप्त हो गया था। ऐसा अंग्रेजों ने किया अपने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो 1950-60 के दशक में पुनः प्रयास किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं आई, पुनः प्रयास किया गया कि उद्योगों का उदय हो। तो उस समय 1950-60 के दशक में उद्योगों का क्या हो रहा था? उदय हो रहा था। तो उसी टाइम पे सरकार ने क्या किया था? विदेशी व्यापार और निवेश पे प्रतिबंध लगा दिया था। कब? 1950-60 के दशक में। अब
ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो आयातित वस्तुएं थी उससे जो भारतीय उत्पादक थे वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तो भारतीय जो वस्तुएं थी उसका उत्पादन अभी नया नया हुआ था, और जो विदेशी वस्तुएं थी क्योंकि वो काफी प्रसिद्ध थी तो उससे प्रतिस्पर्धा भारतीय वस्तुएं नहीं कर सकती थी। इस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, अवरोधक यानी कि व्यापार पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके साथ साथ अनिवार्य जो व्यापार पे तो प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जो कुछ अनिवार्य चीजें थी उसके आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। जैसे कि हम कह सकते हैं मशीनरी के आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उर्वरक के आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो इस तरह की कुछ जो अनिवार्य चीजें थी उसके आयात पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यहाँ तक कि पेट्रोलियम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम तो भारत के लिए पेट्रोलियम की आवश्यकता है। भारत हमेशा पेट्रोलियम का आयात करता है क्योंकि भारत में उतना पेट्रोलियम निकलता नहीं है। तो मशीनरी का आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, उर्वरक के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, और पेट्रोलियम के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसके अलावा सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा इसलिए 1950-60 में जब देश में उद्योग का उदय हो रहा था तो विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा न हो, नहीं तो अगर विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजार में आ जाती तो हो सकता है कि सभी लोग विदेशी वस्तुएं ही खरीदती, क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता की थी, वो हो सकता है भारत से सस्ती भी होती, इसलिए सभी लोग उसी को खरीदते। इसलिए क्या किया गया, विदेशी व्यापार को नियंत्रित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो वस्तुएं भारत में बनेंगी उसी को लोगों को खरीदना होगा, उसी का उपयोग करना होगा। तो ऐसा 1950-60 के दशक में किया गया। लेकिन भारत ने पुनः क्या किया, 1991 में अपने नीति में परिवर्तन किया। कब, 1991 में भारत का जो नीति था व्यापार में प्रतिबंध लगाने का, उसको हटा दिया गया। अब भारत सरकार को लगा कि अब विदेशी वस्तुओं से भारतीय वस्तुओं का प्रतिस्पर्धा करने का टाइम आ गया है। 1950-60 के दशक में प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन 1991 में भारत सरकार को लगा कि जो भी वस्तुएं भारत में बन रही हैं अब उसका प्रतिस्पर्धा विदेशी वस्तुओं से करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होगा तभी भारतीय कंपनियों को लगेगा, भारतीय उत्पादकों को मालूम चलेगा कि इस हमारे कंपनी के जो वस्तुएं हैं उसमें क्या कमी है, उसकी गुणवत्ता में विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने से ही क्या उसकी गुणवत्ता और सुधरेगी। इसलिए भारत सरकार ने 1991 में क्या किया, प्रतिबंध को हटा लिया। 1991 में प्रतिबंध को हटा लिया गया। ऐसा इसलिए कि उत्पादन में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, इसको ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध को हटा लिया और विदेशी वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय बाजार में आने का मौका दिया गया। यानी कि अब वस्तुओं को विदेशी लोग वस्तुओं भारतीय बाजार में वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते थे, यहाँ के लोग भी अपनी वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते थे। इसके बाद क्या किया, अतः मतलब कि विदेशी व्यापार जो था विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश से अवरोध हटाया गया। मतलब ये क्या किया गया, इसका मतलब ये है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी कि विदेशी व्यापार से भी और विदेशी निवेश से भी प्रतिबंध हटा लिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि भारतीय जो वस्तुएं थी उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऐसा किया गया कि भारतीय वस्तुओं का कैसे पता चलेगा कि भारतीय वस्तुएं अच्छी क्वालिटी की हैं, अच्छी गुणवत्ता की हैं या नहीं। ये जब विदेशी वस्तुएं बाजार में आएंगी उसी के बाद मालूम चलेगा कि भारतीय वस्तुएं कैसी है। तो जो प्रतिबंध हटाया गया विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश से जो प्रतिबंध हटाया गया सरकार के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण किसे कहते हैं, उदारीकरण का मतलब यही होता है कि जो विदेशी वस्तुओं के व्यापार से और निवेश से जो प्रतिबंध हटाया गया, व्यापार से और निवेश से जो प्रतिबंध हटाया गया उसी को क्या कहते हैं, उसी को उदारीकरण कहा जाता है। इसके स्वरूप क्या हुआ कि लोगों को छूट मिल गया कि वे आयात निर्यात कर सकते हैं, देश में आयात निर्यात कर सकते हैं, और पहले की तुलना में अब इससे कम नियंत्रण किया गया। अब कोई भी व्यक्ति भारत का दूसरे देशों में अपने सामानों को बेच सकता है, खरीद सकता है, विदेशी वस्तुएं भी भारत में आ सकती हैं और उस पर अब कम नियंत्रण किया गया। यानी कि सबको छूट मिल गई कि वे अपने वस्तुओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये था विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब अगला पॉइंट है आज का लास्ट पॉइंट, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को क्या कहा जाता है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए जो भी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन थी उन्होंने भारत के उदारीकरण का क्या किया, समर्थन किया। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन थी, व्यापारिक संगठन थी, उन्होंने क्या किया, भारत ने उदारीकरण किया। उदारीकरण का मतलब क्या है कि भारत ने विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में छूट दे दिया, नियंत्रण हटा लिया, उसी को क्या कहा जाता है, उदारीकरण। तो उस उदारीकरण का विभिन्न देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्या किया, उन्होंने समर्थन किया। उन्हें क्या, उन्होंने माना, उनका मानना था, उन संगठनों का मानना था कि जो अवरोध है वो क्या है, अवरोध जो होता है वो क्या करता है कि व्यापार में समस्याएं उत्पन्न करता है, कि वह हानिकारक है व्यापार के लिए या देश के लिए हानिकारक। अवरोध क्या है, अवरोध का मतलब रोकना होता है, कि व्यापार को रोकना, इससे क्या होता है, हानि होता है, व्यापार की हानि होता है, लोगों को हानि होता है। तो उनका मानना था विदेशी संगठनों का कि अवरोध जो है वो क्या करता है, अवरोध हानिकारक होता है, और किसी भी देश को कोई भी अवरोध नहीं करना चाहिए। यानी कि हर देश एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकता है, किसी भी देश को रोकना नहीं चाहिए कि कोई व्यापारी एक देश से दूसरे देश से व्यापार नहीं कर सकता। यानी कि हर देश के व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए कि वह किसी भी देश में जाके अपना व्यापार कर सकें, अपना आयात निर्यात कर सकें, और नीतियां उदार बनानी चाहिए। यानी कि नीतियां कैसे होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए, यानी कि सबको छूट मिलना चाहिए, सभी व्यापारियों को, सभी देश के व्यापारियों को, कि वे एक देश से अपने मन चाहे देश में जाके वस्तुओं सेवाओं का व्यापार कर सकते हैं। अब जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य क्या था, व्यापार को उदार बनाना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार को उदार बनाना। और इसका जो निर्माण हुआ था वो विकसित देशों के कहने पे इसका निर्माण किया गया। विकसित देश जो है उन्होंने अपने आपस में मिलजुल कर एक विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य क्या था, व्यापार को उदार बनाना। और ये जो विश्व व्यापार संगठन है वे क्या करती हैं, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर से व्यापार के जो भी नियम कानून है उसका निर्धारण करती है। यानी कि पूरे संसार में व्यापार का क्या नियम है, हर देश का ऐसे नहीं कि हर देश दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कर देते हैं। हर देश का जो दूसरे देशों से व्यापार होता है उसका नियम होता है, तो वे कितने रुपए का आयात कर सकते हैं, कितने रुपए का निर्यात कर सकते हैं, कब क्या करना है, उस सभी का नियम होता है। जो कौन बनाता है, ये WTO बनाती है, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन अंतरराष्ट्रीय व्यापारों के नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। अब देखिए, अब जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें कुल देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 164। विश्व व्यापार संगठन में कितने देश हैं, 164। ये देखिए सभी को मुक्त व्यापार की सुविधा दी गई। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा सभी को क्या किया गया, मुक्त व्यापार की सुविधा दी गई। लेकिन विकसित जो देश है वो क्या करते हैं, अवरोधक, विकसित देश जो है वो अवरोध करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विकसित देशों की तरह अवरोध बरकरार है। विश्व व्यापार संगठन ने क्या किया, सभी देशों को छूट दी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं उन्होंने क्या किया, अवरोध बरकरार रखा। मतलब ये कि विकसित देश सभी देशों को अपने देश में व्यापार करने की छूट नहीं देते, जबकि विश्व व्यापार संगठन तो छूट दे चुका है, लेकिन विकसित देश ऐसा नहीं करते। उन्होंने बहुत सारे देशों पे प्रतिबंध अभी भी लगाए हुए हैं, जबकि दूसरी ओर क्या है कि जो विकासशील देश हैं उनको अवरोध हटाने के लिए विवश किया जाता है। जो गरीब देश है, विकासशील देश है, उनको विश्व व्यापार संगठन क्या करता है कि आप अवरोध हटा लीजिए, आपके देश में कोई भी देश व्यापार करेगा, आपको रोकना नहीं है। जबकि यही संगठन विकसित देशों को रोकने में असमर्थ है। विकसित देश अपने हिसाब से देशों के साथ व्यापार करते हैं, जिन देशों के साथ उनको लाभ मिलता है, उन्हें लगता है कि इन देशों के साथ लाभ है तो उनके साथ व्यापार करेंगे, और जिनके साथ लगता है कि लाभ नहीं है तो उनके साथ क्या है, उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये जो विश्व व्यापार का नियम है वो उतना अच्छा नहीं है, इसमें कमियां दिखाई देती हैं। विकसित देश की तुलना में विकासशील देशों को दबाव बनाया जाता है, जबकि विकसित देश अपने मन मुताबिक दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो ये थोड़ी सी कमी विश्व व्यापार संगठन में है। तो विश्व व्यापार जो संगठन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतरराष्ट्रीय नियम बनाते हैं। व्यापार के संबंध में इनका जो मुख्य काम होता है अंतरराष्ट्रीय नियम का निर्धारण करते हैं कि व्यापार कैसे कैसे संचालित होना चाहिए। आई होप आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में समझ में आया होगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि विश्व का जो व्यापार होता है उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में
कुछ पॉइंट और है जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज लिखना है, धन्यवाद।